मृणाल कांत जी, जो आपके एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। डॉक्टर सरकार, जिनका क्या लेक्चर होने वाला है, तालियां बजाकर उनका भी। विवेक गुप्ता के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शार्ट नोटिस में उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया। एक बार डॉक्टर गुप्ता के लिए भी और आप सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि देश की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी महामारी पहली बार आई जिसने हमारे देश ने सारे विश्व को हिला दिया, हर तरह से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से। और उसमें यदि सबसे अव्वल, सबसे अच्छा काम अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने काम किया वो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, इसलिए एक बार आपको फिर से नमस्कार करता हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस महामारी में सेवा करते करते अपनी जान दी है। और ये बहुत ही हमारे जैसे देश के लिए, जो गरीब देश है, जहाँ स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छे देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, उसकी तुलना में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। जनसंख्या हमारी 130 करोड़, उस जनसंख्या में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से समाज ने काम किया, देश ने काम किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर में रहो तो घर में रहे लो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन सब कोविड वायरस के लिए तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, दीप जलाओ, देश की जनता ने दीप जलाए। और इसीलिए यदि हम उन देशों से भारत की तुलना करें, हम अमेरिका की तुलना करें, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का मेरा ख्याल है दुनिया में किसी के पास है, अमेरिका के पास। शायद मैं बोल रहा हूँ, इस बात से आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं? अमेरिका का सबसे अच्छा है। बट डेथ रेट हमारी और अमेरिका की अगर आप तुलना करें तो 130 करोड़ का देश, और हमारे बंगाल जैसे राज्य की जनसंख्या वो भी ज़्यादा है, वो अमेरिका, और डेथ रेट कितना ज़्यादा। इसलिए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व ने वो जिम्मेदारी नहीं ली जो जिम्मेदारी लेना चाहिए, और इसीलिए उस वक्त के नेतृत्व को अमेरिका की जनता ने शपथ भी दी। और हमारे लिए गर्व की बात यह कि हमारे देश के नेतृत्व को न सिर्फ हमारे देश में, सारी दुनिया ने सराहा, और WHO ने प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की कि वे देश, दूसरे देश प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक नेतृत्व की से प्रेरणा ले सकते हैं। ये WHO ने कहा। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, सारे 130 करोड़ जनता का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व क्षमता के माध्यम से दुनिया को बताया। इससे भारत का सम्मान बढ़ा। हम हर दृष्टि से संपन्न देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या यदि हम देखें तो प्रति हज़ार बहुत कम है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है, जापान में बहुत ज़्यादा है, हमारे डॉक्टर्स की संख्या भी कम है। और उसके बाद भी जिस तरीके से कोविड जैसी महामारी को नियंत्रित किया, अब फिर दूसरा चरण आ गया, फिर आपके पास चुनौती। इस चुनौती को हमें निश्चित रूप से हिम्मत के साथ स्वीकार करना है। ये बात सही है कि संसाधन हमारे पास उतने नहीं है जितना होना चाहिए, पर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ मानव सेवा करने का संकल्प है। मुझे याद आता है जब महाराष्ट्र से बिहार मजदूर जा रहे थे, पैदल निकल गए, गाड़ियों से निकल गए, एक आह्वान किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, बाकी समाज ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया। उन मजदूरों को रास्ते भर लोगों ने
ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खिला रहा है, किसी को पता नहीं लगा। और हजारों मजदूरों को कपड़े, जूते सब लोगों को दिए। ये देश की एक आंतरिक ताकत है जो किसी को दिखाई नहीं देती, जो किसी को समझ में नहीं आता कि भारत क्या है। भारत यही है कि विपरीत परिस्थितियों में वह एकदम एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। मुझे याद है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे देश में जितना कर्ज है, हमारे देश की महिलाएं एक बार तय कर लें कि सारा कर्ज विदेशी उतारना है, तो हमारे देश की महिलाओं के पास इतना समय है कि हमारे देश का पूरा कर्ज समाप्त हो सकता है। ये हमारे देश की ताकत है। तो आज हम उस देश के वासी हैं जहाँ संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, हमारा इतिहास है बहुत लंबा। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, विश्व गुरु की तरह हम कभी हमारी पहचान थी, पर आज भी वो क्षमता हमारे पास। एक साल के गुलामी के कालखंड में हम अपना आत्मविश्वास खो बैठे, बस इतनी सी बात। पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है। यह जो राजनीतिक नेतृत्व है देश का, यह हम सबका सौभाग्य है कि अब आत्मविश्वास हमारा लौट रहा है। आपके भी मित्र रिश्तेदार विदेश में हो, मेरे भी बहुत सारे, मेरे साथ के पढ़ने वाले, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, बहुत सारे विदेशों में। जब भी बात होती तो एक बार ज़रूर कहते हैं कि हम 40 साल से रह रहे हैं, हम बस 25 साल से रह रहे हैं, हम 20 साल से रह रहे हैं, पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस देश में हमारा मान सम्मान बढ़ गया। ये मोदी जी के नेतृत्व का। कोई भी विदेश में रहता है वो कहता है कि नहीं, मोदी जी के आने के बाद भारतीयों को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने का काम जो मोदी जी ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं अगर इतिहास के पन्ने पलटूं 2014 में जब जी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, सब घोटाले, हम टीवी देखो तो घोटाले, अखबार पढ़ो तो घोटाले, उस समय लगता था कि देश का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पर कोविड जैसी महामारी आई, अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई, सामाजिक संबंध हमारे जो सोशल हमारे पैरामीटर थे वो बिगड़ गए। पर उसके बाद भी एक बात का आत्मविश्वास था कि मोदी जी हैं, सब ठीक हो जाएगा। और हमने देखा कि मोदी जी हैं, सब ठीक हो गया। दूसरी चुनौती फिर आए, हम फिर लड़ेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, कोविड को हराएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर को देश को गिरने नहीं देंगे, घुटने टेकने नहीं देंगे। ये संकल्प इस डॉक्टर समुदाय को लेकर मुझे लगता है कि आज का समय डॉक्टर विवेक गुप्ता साहब ने आपको रविवार आपका खराब किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एकेडमिक चर्चा भी होने वाली है। और मुझे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो पहले 10 बजे आने वाले थे वो जल्दी आ रहे हैं और इसलिए मुझे भी जाना है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बंगाल आज जिस दौर से गुजर रहा है, यदि 5 दशक पहले के बंगाल को देखें और आज के बंगाल को देखें, 5 दशक पहले की बंगाल की अर्थव्यवस्था देखें और आज की अर्थव्यवस्था देखें, साहित्य, कला, इस क्षेत्र में 5 दशक पहले के बंगाल में और आज के बंगाल में जमीन और आसमान का अंतर। एक समय था कि बंगाल की पहचान भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सबके लोग दीवाने थे। पर इन 5 वर्षों में भाषा के नेतृत्व की कैसी हो गई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, ये राजनीतिक मंच है नहीं। पर किसी देश के प्रधानमंत्री को कोई स्टेट हेड ये कहे कि ये बाहरी व्यक्ति है, ये दुशासन है, ये रावण है, ये भाषा तो मैंने देश में, हमारे देश में कभी भी नहीं सुनी किसी प्रधानमंत्री के लिए, किसी मुख्यमंत्री के मुँह से। पर वो बंगाल जो बहुत धनाढ्य है संस्कार और संस्कृति के मामले में, उस धनाढ्य प्रदेश के स्टेट हेड के मुंह से अगर ऐसा निकले तो हमें विचार करना चाहिए कि किस दिशा में बंगाल जा रहा है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने बहुत भविष्य का प्लान बनाया,
यहाँ पर हर चीज़ में सुधार की आवश्यकता हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में हमने मास्टर प्लान बनाया। हमने एक सपना देखा है कि जो एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला कैसे बन सकता है, किन किन विधाओं में हमें काम करना होगा, इस बारे में हमने एक सपना देखा। अगर पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर सिर्फ इतना ही बताता हूँ। हेल्थ सेक्टर हम 3 एम से यहाँ पर बनने वाले हैं। पूरे स्टेट के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़े, डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, ये सब भविष्य के प्लान है। लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रदेश का सुधारना होगा। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अभी कोविड के बाद जब फ्लाइट चालू हुई, मुझे कलकत्ता आना था, तो मैं हैदराबाद होके आता था, डायरेक्ट फ्लाइट चालू हुई थी। हैदराबाद बेंगलोर, कभी बेंगलोर होके आता था, कभी हैदराबाद होके आता था। जैसे ही उतरता था एयरपोर्ट पे, बंगाल के लड़के घेर लेते थे मुझे। सर कुछ भी करिए सर, हमारे माँ बाप के पास रह के नौकरी करना चाहते हैं, बंगाल में कोई अवसर नहीं है, मोदी जी से कहिए जल्दी सरकार बनाए, वहाँ पर IT पार्क खोले। यहाँ पे मेरे को 60,000 तनख्वाह मिलती है, मेरे को 2-3 बार माता पिता को देख के जाना पड़ता है, कुछ काम नहीं होता है। मेरे को बंगाल में 30,000 तनख्वाह मिलेगी तो भी मैं काम कर लूँगा, पर बंगाल में काम करना चाहता हूँ। अब बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, अब बंगाल में IT पार्क खोलिए, मोदी जी से कहिए जल्दी सरकार बनाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब मैं हैदराबाद या बंगाल बेंगलोर उतरता हूँ, एकदम बंगाल के नौजवान घेर लेते हैं। कोविड के दौरान मुझे भी नहीं पता था, मेरे शहर इंदौर में 25,000 बंगाल के मजदूर काम करते, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो स्वर्ण मार्केट में हो, सोने के बाजार में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, बिल्डिंग बनाने में हो। 25,000 से ज़्यादा। जब वहाँ पर कोविड हुआ तो लोगों ने कहा बंगाल के लोग जाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर सरकार से कोशिश की कि भाई उनको ले जाने की व्यवस्था करें। आप ट्रेन, पीयूष गोयल जी मंत्री थे, हमने ट्रेन कर ली, उनका सरकार ट्रेन चालू करना चाहती है, पैसे भर दीजिए। सरकार ने मना कर दिया कि कोविड एक्सप्रेस को हम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पैसा भरकर 25,000 लोगों को स्पेशल ट्रेन बनाकर यहाँ भेजा। ये सिर्फ इंदौर में 25,000 नहीं, नोएडा के अंदर 2 लाख, गुड़गांव के अंदर कम से कम 5 लाख बंगालीज हैं। 40 जगह कम से कम वहाँ दुर्गा पूजा होती है। बंगालीज बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर अवसर ही नहीं काम करने के। और इसलिए इस बंगाल को बचाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि 50 साल में पहली बार पिछले 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं, उसमें लोगों ने अपने मत का उपयोग किया। 90% पोलिंग बूथ, 90%। ये चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था के कारण सब, जो पहले तो होता ही नहीं था, लोग वोट ही नहीं डाल पाते और वोट डल जाता था उनका। ये पहली बार, और आगे भी ऐसा ही होगा। और इसलिए जो छापा मार, पोलिंग बूथ पे कब्जा, ये सब खत्म। जो सरकार इनसे बनती थी, उन सरकार के अवसर समाप्त हो गए। और इसलिए ये बहुत अच्छा अवसर है। मैं सीधी बात तो नहीं कह सकता आपसे, बाकी इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप सब डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की संख्या यहाँ पे 200-250 हैं। ये 200-250 लोग नहीं हैं, ये लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक डॉक्टर 1,000-1,500 लोगों को प्रभावित करता है कम से कम। डॉक्टर की कैपेसिटी, डॉक्टर के पास सब आते हैं, नंबर 1 से लेकर चपरासी तक। मुख्यमंत्री को भी इलाज करना डॉक्टर के पास, और उसके यहाँ दरवाजा खोलने वाला गेट पे ना होगा, वो भी डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर की अप्रोच बहुत सामान्य होती है। कभी भी बीमार, मैं सच बताऊं आपको, मैं सर्वे देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, पर उसमें एक डॉक्टर से भी होता है जिससे मैं पूछता हूँ कि
कि भाई क्या माहौल है आपके पास, पेशेंट क्या कह रहे हैं, और एक्यूरेसी रेट डॉक्टर का सबसे अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर बात करते करते नाड़ी पकड़ते पड़ते क्या खाया सुबह शाम को, क्या खाया, कहाँ दर्द होता है, सिर में होता है, अच्छा कौन कौन सी दवा ले रहे हो, अच्छा ये बताओ वोट किसको डालोगे, धीरे से पूछ लेते हैं। जब पेशेंट के हाथ में डॉक्टर के हाथ में पेशेंट की नाड़ी रहती है तो खर से सच बोलता है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है ना वो भगवान के बाद सबसे ज़्यादा विश्वास करता है डॉक्टर को, इसलिए डॉक्टर से झूठ नहीं बोलता, उसके लिए डॉक्टर भगवान बराबर है। और जब डॉक्टर पूछ लेता है आपकी बेट किधर, तो बोला हम इधर, अरे इधर नहीं भाई, इधर गड़बड़ है, इधर करो।